कुर्सी की के इस हिस्से में बात होने जा रही है वक्फ बिल और उसके फिर अब जो धीरे धीरे करके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से तो ये बिल पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून भी बन जाएगा, लेकिन वक्फ बिल एनडीए की कई पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कई मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अब से कुछ देर पहले जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना स्टैंड भी क्लियर किया। नीतीश कुमार के वो साथ हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए, मुस्लिम नेता उनसे भी खफा दिख रहे हैं। एलजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने इस्तीफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी से भी दो नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जल्दी रिएक्शंस मैं आपके सामने रख देती हूं, फिर चर्चा करेंगे। और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे, पर तब तक अगर आप मुझसे अपनी नाराजगी भी अगर आप रखेंगे तो बस इतना याद जरूर रखिएगा कि चिराग पासवान का समर्पण न सिर्फ उस समाज के प्रति है, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति है, मुसलमानों के प्रति है, बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के प्रति है। मुख्यमंत्री जी ने हमेशा न्याय के साथ विकास किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और जो हमारे विरोधी दल हैं, कुछ छोटे लेवल के जो पहले कुछ हमारे कार्यकर्ता रहे होंगे, अभी कोई भी ऐसा हमारी स्टेट बॉडी 52 संगठनिक जिला है और तकरीबन 225 के आसपास हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव और विशेष आमंत्रित हमारे सदस्य हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं। किसी ने भी कोई इस्तीफा नहीं दिया। सब लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें। हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष और वो 5 सुझाव बिल में, इनकॉर्पोरेट बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। देखिए, जदयू के अंदर में उबाल है, बवाल भी है, क्योंकि जदयू में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब बेचैन हैं। सवाल है उनके धर्म पर हमला का। धर्म, आप मान लीजिए वक्फ बिल उनके धर्मों के अनुकूल नहीं है, उनके शरिया के अनुकूल नहीं है, भावनाओं के अनुकूल नहीं है, संविधान के मूल आत्मा के अनुकूल नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर है अल्टीमेटली तो समाज के साथ जाएगा। धर्म है, इस देश में मुसलमानों का योगदान रहा है, आज़ादी में एक बड़ा योगदान रहा है। जिन तड़ीपारों का के पुरखों का कोई योगदान नहीं रहा है देश की आज़ादी में, वो लोग आज देश में चाहते हैं कि वक्फ बिल के माध्यम से इस हिंदू और मुसलमान की एक रेखा खींची जाए, ताकि बिहार में चुनाव है, यही चाहते हैं। ये एक ऐसा मौका था, और मैंने सदन में भी कहा था अपने दल की ओर से, ऐतिहासिक मौका था। कौन कहां खड़ा है ये जानना था। ये बिल एक्चुअली है क्या, इसको समझने 1 मिनट, वो 1 मिनट में अगर बिल को मुझे समझाना हो, एक संस्था और संस्था का चरित्र जिसमें स्वायत्ता थी, उसको आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उपकरण से, औजार से नष्ट कर रहे हैं। मुसलमानों को एलिनेट करने की दिशा में और एक बहुत बड़ा कदम आपने लिया। कई दल जो आमतौर पर विपक्ष के साथ नहीं होते थे, इस पर हमारे साथ थे, लेकिन नीतीश जी के नियंत्रण में अगर चीजें, पार्टी, सरकार है और तब ये निर्णय हो रहे हैं, तो भगवान मालिक है। और अगर उनके नियंत्रण में नहीं है तो भगवान को तो और भी मालिक बनना पड़ेगा।
जो माइनॉरिटी के बड़े तबका के लोग, बड़े समाज के लोग, ये लोग जहाँ पे काम करते थे, जिसको नेता बनाने के उन्होंने काम किया था, वहाँ पे कुछ मिला नहीं था। जो मिला था माइनॉरिटी को एनडीए ने दिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है। 2005 के बाद वो कब्रिस्तान का मामला रहा हो, या मदरसे का मामला रहा हो, मदरसा के शिक्षकों को वेतन बढ़ाने का मामला रहा हो, या बहुउद्देशीय भवन का मामला रहा हो, या हॉस्टल का मामला रहा हो, या आज के डेट में आवासीय विद्यालय जो अब कैमूर जिला में ही बना हुआ है, देखने बन रहा है चमचमाते हुए, पूरे जिले के अंदर 37 जिले में मैं बनवाने जा रहा हूँ। उन्हीं के निर्देशन पर निश्चित तौर पर हमारे समाज, माइनॉरिटी के समाज के लोगों का बराबर एनडीए और नीतीश कुमार ने ख्याल रखा है, आगे भी ख्याल रखेगी। कुछ लोग जदयू में घमासान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, होता रहता है, ये पार्टी है, आना जाना लगा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहता, इतना कहना चाहूँगा ये देश प्रदेश का खूबसूरती है, सबको मिलकर चलने और चलाने का, जिसके नेता नीतीश कुमार जी ने हमेशा किए और आगे भी करेंगे। एक सुनियोजित साजिश कहीं ना कहीं रची जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक संतुष्ट नहीं है। दरअसल ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक हितों की गारंटी है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण के जो कार्यक्रम किए, जो सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा किया, जिस तरह से बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, बिहार में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, हुनर और औजार जैसे ऐसे कार्यक्रम आए जिन्होंने मुसलमानों को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा काम किया। जिलों में जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस तरह से आवासीय विद्यालय बन रहे हैं, मुसलमानों के तबके में खासा उत्साह और नीतीश कुमार जी को लेकर जो एक भरोसा है, वो आज भी मानते हैं कि इस बिल को अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन है तो मुसलमानों के हितों के प्रतिकूल कोई बात नहीं होगी। अब देखिए, जो रिएक्शन है, कुछ मिले जुले रिएक्शन है। हर्षवर्धन जी, जो नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता भी थे, उनमें से कुछ नेता तो ये कह रहे हैं कि हम अपने नेता के साथ हैं। एक महिला नेत्री भी थी, उन्होंने भी ये कहा कि जो जो हमने उसमें शामिल किए गए थे, अपने रिजर्वेशंस थे हमारे, उन्हें भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए अल्पसंख्यकों का मत अब नीतीश कुमार से दूर हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो भी बिहार जाएगा, जाता रहा है या अभी बिहार में है, उसको कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ के बावजूद जितना कुछ मुसलमानों के लिए किया, उतना किसी सरकार ने नहीं किया। आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग पटना में अगर दिखेंगी तो वो अरबी फारसी से बड़ी ऊंची बिल्डिंग किसी की नहीं है। ये मैं तथ्य के तौर पर बता रहा हूं। जितनी योजनाएं उन्होंने मुसलमानों के लिए चलाई, उतनी योजनाएं किसी और ने नहीं चलाई। लेकिन इस सब के बाद हासिल क्या हुआ? इस सब के बाद हासिल यह हुआ कि वो उसी अवस्था में है जिस अवस्था में भारतीय जनता पार्टी है कि अटल जी के समय में 8-9% पा जाते थे, अभी भी मोदी जी के समय में भी 8-9% है। सब करने के बावजूद तो नीतीश जी भी 10-15% के वोट बैंक के बीच में कहीं घूम रहे हैं। अब उनको भी यह सोचना था कि क्या हम इस तरह से शरिया के बाद, जैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता कर रहे हैं, कहते हैं हम संविधान मानते हैं, और अभी मैं शक्ति यादव को सुन रहा था, वो कह रहे हैं वो उनके शरिया के लिहाज से नहीं है। ये देश शरिया के लिहाज से चलेगा क्या? क्या कभी हिंदू कह रहे हैं क्या, लोग कह रहे हैं क्या कि मनुस्मृति या कोई और किताब, यहां तो खैर एक किताब का मसला नहीं, साहब भी तो कह रहे थे कि मुस्लिमों को एलिनेट करने के लिए ये किया जा रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, मुस्लिमों को अगर आप कह रहे हैं कि खारिज करने के लिए, किनारे करने के लिए, मुख्यधारा से बाहर करने के लिए किया जा रहा है, तो कोई तो वजह बताइए। आपको 3 तलाक में भी मुस्लिम एलिनेट हो रहे हैं, 370 पर भी वही होता है, राम मंदिर बन गया तो भी वही होता है। तो भाई जो सच है वो तो चलेगा ना। और भारतीय जनता पार्टी ये जितनी चीजें कह रही है, ये अभी ऐसा नहीं कि अचानक जाग गई, वो इस एजेंडे को लगातार बार बार कहती रही। और 2013 में तो लालू यादव खुद कह रहे थे। मैं आपसे लेकिन ये कह रही हूं कि इतना तो पता है कि मुस्लिम समाज वहां पर वोट करेगा जहां पर उसे पता है कि बीजेपी को हराने की ताकत जिस पार्टी के पास है, अभी तक तो यही समझता है। नीतीश जी के पास जितने बचे हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने बचे हैं, ये अलग बात है कि नीतीश जी को मिल ही कम रहे, वो लालू जी के पास चले जाते हैं। अच्छा, अभी तो मुकाबला चूंकि कांग्रेस और लालू जी में भी बड़ा जबरदस्त है ना मुस्लिम वोटों के लिए। दौड़ के जल्दी से जयराम रमेश जी ने कहा कि हम जा रहे हैं मुकदमा करने, तो जयराम रमेश जी की पार्टी का एक सांसद है, एक ओवैसी जी हैं। तो यहां तो लड़ाई मुसलमान मतों के लिए बहुत तगड़ी चल रही है।
बहुत भारी मुकाबला है। अब उसके बीच में कौन क्या कर पाएगा? भाई समर्थन तो उसको लालू जी ने भी दिया, प्रशांत किशोर ने भी दिया, दूसरे तरीके से नहीं प्रशांत किशोर ने भी दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या प्रशांत किशोर जी जो वो कौन सा वाला गमछा है वो टोपी पे लगा के जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं देगा? ये यानी विजय जी मैं कहूं कि नीतीश कुमार भी ये जानते थे कि ये थोड़ा तो उन्हें झेलना पड़ेगा। ये बात चिराग पासवान भी जानते थे, ये बात कहीं ना कहीं आरएलडी के नेता भी जानते थे, जयंत चौधरी, कि कुछ तो उन्हें झेलना पड़ेगा, और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो तैयार थे। जाहिर है उनको केवल ये तय करना था कि वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं या अपने वोट बैंक के साथ। लेकिन क्या उतना बड़ा वोट बैंक है उनके पास? जो भी है वो नहीं है, इसीलिए तो समझ में आ रही है बात कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक आज की तारीख में उनके पास नहीं है, और उन्हें नीतीश कुमार जी के पास भी नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो अपना वोट है कुर्मी का, और वो उनके पास इंटैक्ट रहे, मुसलमानों का कम रहे। चिराग पासवान के साथ भी है क्योंकि उसके पास 2% मुस्लिम वोट है उनके पास, तो वो कितना जाएगा कितना नहीं रहेगा ये साफ है। और जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई मुसलमानों को इसमें कोई भ्रम नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने उनके लिए बहुत काम किया, तो मुसलमानों को ये भी कोई भ्रम नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए साथ दिया है वक्फ बिल का, ठीक है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पॉलिटिकल लगती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो काम थोड़ी मेहनत करके करना पड़ता नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का, वो वक्फ बिल पर नीतीश कुमार जी का समर्थन लेकर कर दिया। अच्छा, आपकी इस बात से मुझे एक वीडियो ध्यान आ गया, उसमें एक व्यक्ति तो बोल रहा है कि बीजेपी ने 4 बलि के बकरे तैयार किए। हाँ बिल्कुल, मैं उनका बिना वीडियो सुने ये बात कहता हूं कि ये बात, इसीलिए मैंने कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी मेहनत करके करती इन चुनावों में कि नीतीश कुमार जी को कमजोर किया जाता, वो करना ही है, इस पे कोई कुछ कहे, वो काम उन्होंने ये वक्फ बिल पर उनका समर्थन किसी भी तरह से लेकर आसानी से कर दिया। नीतीश कुमार जी इस वक्फ बिल पे समर्थन करके राजनीतिक तौर पे मजबूत हो होंगे, इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखती। नीतीश कुमार तो पहले ही इतने कमजोर हो चुके थे कि वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो केंद्र सरकार से अपने समर्थन वापस ले लें और प्रदेश के अंदर सरकार छोड़कर ये कह दे कि भाई मैं वापस लालू के पास चला जाऊंगा। वो राजनीतिक रूप से जितने कमजोर जिस स्टेज पर आ गए थे उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं था। या तो वो कह देते कि मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा तो आपको भी सरकार से बाहर होना पड़ता, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आपसे समर्थन वापिस लेती, या तो आप लालू के साथ सरकार बनाते या राष्ट्रपति शासन लगता। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता और समर्थन में से एक चुनना था, उन्होंने सत्ता को चुना और यही चिराग पासवान के साथ रहा और ये जयंत चौधरी के साथ रहा है। नहीं, लेकिन मैं इसका एक दूसरा पक्ष कहूं कि आज अगर अमेंडमेंट नहीं करते तो फिर कब करते? ये भारतीय जनता पार्टी का तो क्लियर था, 2024 के चुनाव के बाद ये तय था कि सत्ता में लौटेंगे और यह वक्फ बिल में अमेंडमेंट होने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार में आने के बाद से अमित शाह ने यह बहुत क्लियर कर दिया था अपने सहयोगी दलों को कि भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे बढ़ने वाली है, आप अपना रुख स्पष्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने समझाया होगा कि इस बिल का क्या फायदा है, और जब देश हित में इस बिल आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि आखिर में नीतीश कुमार को भी लगाया होगा, जयंत चौधरी को भी लगा इस मामले को लेकर कि इसका समर्थन करना चाहिए, चिराग पासवान को भी लगा कि समर्थन करना चाहिए। हालांकि चिराग पासवान तो कह रहे थे कि भाई मैं अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहा हूं, लेकिन उन्हीं के तो पिता थे रामविलास पासवान, जिन्होंने 2005 में कहा था कि जो मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएगा मैं उसको समर्थन दूंगा। उसके लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो सरकार नहीं बन पाई, राष्ट्रपति शासन लगा, फिर चुनाव हुए। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान इस बात को जानते हैं। चिराग पासवान जी ने बात सही कही थी कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रामविलास पासवान हमेशा सत्ता के साथ ही रहे थे। ठीक बात। और अगर तेजस्वी जी अपनी जगह किसी मुसलमान को चेहरा बना दे तो चिराग जी बिल्कुल दे देते। भाई कहा मुसलमान को दिया, लालू जी और तेजस्वी उनके अलावा कोई है नहीं, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी, वो उप मुख्यमंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, मंत्री बनवाना हुआ तो अपना एक बेटा, सांसद में भेजना हुआ तो अपनी एक बेटी। तो ऐसे कैसे चलेगा? मुसलमान भी तो देख रहे हैं, लालू जी भी सिर्फ जिसको कहते हैं जुबानी जमा खर्ची कर रहे हैं, ये कोई और नहीं कर रहा। और ऐसा नहीं, कांग्रेस ने भी नहीं किया, कांग्रेस ही मुस्लिम अध्यक्ष लालू की इच्छा पूरी कर दी। अमित शाह जी ने बोला ना कि लालू की इच्छा पूरी कर दी। भाजपा में कहा है तो कांग्रेस क्यों नहीं मुसलमान अध्यक्ष बना दी? प्रतिनिधित्व देना किसी को नहीं है, लेकिन वोट सबको चाहिए। मैं एक बार अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा है वो भी रिएक्शन आपके सामने रख देती हूँ, फिर आरती चियारी आपके पास। देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में,
गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। ये तो और बड़ी बात करती है, वाटरलू तक लेकर चले गए आरती जी। मीनाक्षी, मुझे लगता है कि ये विपक्ष के जो लोग हैं बहुत बड़े भ्रम में है। मुझे नहीं लगता, मैं इनफैक्ट हर्षवर्धन जी ने जो कहा, मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार को कोई नुकसान होगा। उनके पास जितने वोट थे मुसलमानों के, वो वहीं के वहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी की वैसे भी उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है कि वो बीजेपी के साथ रहे, वो एनडीए का हिस्सा रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको जितने मुसलमान वोट देते थे वो देते थे। दूसरी बात यह है कि जो पसमानदा देश का जो मुसलमान है वो इस सब को कैसे देख रहा है, अभी उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और ना ही उसके बारे में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो हमें बता सके कि वो क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो रिएक्शन आया है आम जनता का मुस्लिम सोसाइटी से, ये तो नहीं हो रहा है कि सड़कों पे उतर के आए कोई, ये तो नहीं हो रहा है कि दंगे हो रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं हो रहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया हो वक्फ बिल बड़े पैमाने पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वो क्यों करेंगे आरती जी? मैं आपको एक निजी एक्सपीरियंस बताती हूँ। ईद के अगले दिन मैं कोई बहुत जाने पहचाने शख्सियत नहीं है, एक आम मुसलमान के घर में मैं ईद मिलन के लिए गई, क्योंकि हमारा उनके यहाँ आना जाना है, उनका हमारे से कुछ काम लगता है तो वो आते हैं। तो भाई मैं उनके यहाँ गई, मैंने उनसे पूछा ये वक्फ बिल जो है उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो सैफी जी ने बोला कि मैडम एक बात बताइए, मैंने अपनी बेटी की शादी की, अपने बेटों की शादी की, वक्फ बोर्ड कहाँ था? मेरे घर में जब जरूरत थी, मेडिकल सेवा मुझे चाहिए थी, क्या 500 रुपए की भी कोई मदद हुई? कहाँ था वक्फ बोर्ड? हमें तो पता ही नहीं है कि इसका काम क्या है। ये जो सब बड़े बड़े लोगों का काम है, ये आम मुसलमान का कहना है, तो क्यों होगा कोई तनाव? बिल्कुल मीनाक्षी, यही बात है जो आज इस्तीफा दे रहे हैं ये लोग ऑलरेडी जो है ये अमीरों की कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर देखी है, इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा है, इनको पॉलिटिकल पैट्रनेज है और बैकिंग है। जो आम पसमानदा मुसलमान है वो इस सब में शामिल नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात से, इस वक्त बिल से नाराज होंगे। इसलिए ये कहना कि जो बीजेपी के जो एलाइज है बिहार में उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि कोई नुकसान होने वाला है। सवाल सबसे बड़ा ये होगा कि आरजेडी जिसके पास 80% मुसलमानों का वोट मिला है, क्या वो किस तरह से उसमें पसमानदा जो ब्लॉक होगा वो कैसे देखेगा इसको? क्या कहीं ये तो नहीं होगा कि आरजेडी के जो मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट जाए? मुझे उसकी शंका लग रही है, ना कि उल्टा। ये लेकिन एक डर उनके अंदर जरूर है आरती जी, मैं उस डर से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि वो जो अपने समाज के भीतर रहकर फिर उसके खिलाफत करने वाली बात है। मैंने उनसे जब ये कहा कि आप ये बात खुले में क्यों नहीं कहते, आप आइए खुले में अपनी बात कहिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसे हाथ जोड़ के कल को फतवा जारी हो जाए, हम अपनी रोजी रोटी कमाकर खाने वाले लोग हैं, अपने दम पर जिंदा रहने वाले लोग हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब सच बोल देंगे तो फतवा जारी हो मीनाक्षी बिल्कुल तो आपने जो प्रॉब्लम, खुले समर्थन भी क्या है, रैलियां निकाली है महिलाओं ने, भोपाल में निकाली है, बम्बई में निकाली है, लेकिन आपने प्रॉब्लम को एक्चुअली आपने टच किया है।
जब यूपी के इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त मैं एक टैक्सी ड्राइवर थे, तो मैं जा रही थी, यूपी जा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम हम क्या बताएं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो मैंने कहा क्या क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है कि मैडम हमारे घरों पे कब्जा जो है वो मौलवियों का है। सोच लीजिए। तो जो प्रॉब्लम आप बता रही है कि खुल के नहीं बोल सकते हैं, अब जो खुल के बोल रहे हैं उनके खिलाफ उन्हीं के अपने खड़े हो जा रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है।